हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में डीएलएड के एग्जाम के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। यहाँ पर दोस्तों आज एमसीक्यू क्वेश्चंस को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पठन के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 4 या 6। दोस्तों पठन के जो है 4 प्रकार है। राइट आंसर बनता है आपका सी। अगला है लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? दोस्तों इसकी भी जो संख्या होती है वो भी 4 होती है। राइट आंसर इसका भी आपका सी रहेगा। टिक कर लीजिएगा इसे। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पठन भाषा शिक्षण का रूप है। पठन भाषा शिक्षण का रूप है। ऑप्शन में है मौलिक है या व्यवहारिक है या सामाजिक है या शैक्षिक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा आपका रहेगा व्यवहारिक है। पठन भाषा शिक्षण का कैसा रूप है? व्यवहारिक है। अगला है लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन में है सुंदरता, वचनीयता और क्रमबद्धता या लेखनीयता। लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु जो है क्रमबद्धता है। राइट आंसर बनता है आपका सी। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा की कितनी इकाइयां हैं? भाषा की इकाइयां पूछी जा रही हैं। दोस्तों भाषा की जो है 5 इकाइयां हैं। राइट आंसर बनेगा आपका डी। और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। वर्ड या अक्षर, याद रखिएगा, वर्ड या अक्षर। ठीक है। भाषा की कितनी इकाइयां? 5 इकाइयां हैं और सबसे छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहा जाता है। अब वो 5 इकाइयां कौन कौन सी हैं? ध्वनि, वर्ड, शब्द और पद और आपका आएगा वाक्य। ये 5 इकाइयां हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा और चौथा 5। ये 5 इकाइयां हैं आपकी। ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ड के भेद हैं। ऑप्शन में है 2, 3, 4, 6। ये सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है। वर्ड के 2 भेद हैं। राइट आंसर बनेगा आपका ए 2। अब ये कौन कौन से हैं आपको पता है? स्वर और व्यंजन। ठीक है। आगे देखते हैं। मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों मात्राओं के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा डी 3। पहला जो होगा आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा जो है आपका दीर्घ आता है और तीसरा जो रहेगा वो होगा प्लुत। याद रखिएगा दोस्तों, मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में है 12, 24, 33, 19। सभी को पता होगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। 33 होती है। राइट आंसर बनता है आपका सी 33। अगला है परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है। ऑप्शन ए है संयुक्त व्यंजन, बी है द्वितीय व्यंजन और सी है आपका आ और बा दोनों। डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आ परस्पर मेल के आधार पर ये दोनों ही होंगे आपके। राइट आंसर बनेगा आपका सी आ और बा दोनों। आगे देखते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं। दोस्तों शब्द के 2 भेद हैं, एक तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। स्रोत के आधार पर राइट आंसर बनेगा आपका यहां से सी। टिक लीजिएगा इसे, आ और बा दोनों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो अब प्रयोग के आधार पर आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रयोग के आधार पर जो है विकारी शब्द और अभिकारी शब्द ये दोनों होते हैं। तो यहां से भी आपका राइट आंसर बनता है सी आ और बा दोनों। टिक लीजिएगा इसे, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं ध्वनि क्या है।
ऑप्शन में है ध्वन्यात्मक भाषा, बी शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, और सी है आपका आ और बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्वनि जो है ध्वन्यात्मक भाषा है और शिक्षा अर्जन करने का माध्यम भी है, तो आपका राइट आंसर यहां से बनता है सी, आ और बा दोनों। अगला है ध्वनि के मूल तत्व हैं। ऑप्शन में है ए सार्थकता, बी स्पष्टता, सी है शुद्धता, डी उपरोक्त सभी। यहां से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है ध्वनि के मूल तत्व माने जाते हैं। आगे देखते हैं, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं। ऑप्शन में दिया जा रहा है उत्पादन, बी है संवहन, सी ग्रहण, और डी उपरोक्त सभी। इसका ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें जो है ये सभी होंगी। राइट आंसर बनेगा आपका डी उपरोक्त सभी। ठीक कर लीजिएगा इसे, और आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन मानवों के मुख से निकली श्वास का, मानवों के मुख से निःसृत ध्वनि का, मानवों के मुख से निकली चीख का, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहां से आपका जो राइट आंसर बन जाएगा बी हो जाएगा, मानवों के मुख से निःसृत ध्वनि का। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या है। ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है। इसका दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका बी 36 यानी 36 है ध्वनि विज्ञान में। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन जिह्वा के आधार पर यानी जीवा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, या आ और बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर बनेगा सी, आ और बा दोनों, इन दोनों के आधार पर किया जाता है। तो आपका राइट आंसर बनता है सी। ह्रस्व में स्वर होते हैं। दोस्तों सभी को पता होगा ह्रस्व में 4 स्वर होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, और सभी एग्जाम में पूछा जाता है। 4 स्वर ह्रस्व में स्वर होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? आपका आता है ह्रस्व में आ, ई और उ और ऋषि। ठीक है, ये 4 आते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आ, ई, उ और ऋषि ये क्या है, तो आप लगा सकते हैं ह्रस्व स्वर है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ऑप्शन में है वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, सी है आ और बा दोनों। तो दोस्तों ये दोनों ही हो जाएंगे। राइट आंसर बनेगा आपका सी, आ और बा दोनों। अगला है उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। ए है अनुनासिक स्वर, बी है निरुनासिक स्वर, सी है आ और बा दोनों। इसमें भी दोस्तों आपका जो है राइट आंसर सी बनेगा, आ और बा दोनों। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? ऑप्शन में है का, खा, या आ या दा। तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा आपका सी रहेगा, आ। कोई भी व्यंजन हो, अगर उसमें आ नहीं आएगा तो उसका उच्चारण संभव नहीं है। जैसे का बोलते हो तो उसमें भी आपका आ आता है। ठीक है, याद रखिए, का ऐसे बोलते हैं तब भी उसमें आ की ध्वनि सुनाई देती है। तो किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? तो आ के बिना। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर बनेगा आपका सी, आ। अगला है ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रत्यय कहा जाता है। यह होते हैं, ऑप्शन में है स्वर तंत्री में कंपन से, बी श्वास की मात्रा से, जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा विविध प्राप्त प्रयत्न, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका रहेगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है, टिक कर लीजिएगा इसे, और आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन है छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में भावात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना,
डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां से भी जो आपका राइट आंसर बनेगा डी रहेगा। कविता शिक्षण के ये सभी उद्देश्य हैं, टिक कर लीजिएगा इसे, राइट आंसर बनेगा डी। अगला है नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन में छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में शब्द एवं सूक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करना। डी उपरोक्त सभी। यहां से भी दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। आपको बता दें दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन में मिलता है उपरोक्त सभी, अगर आपको आता है तो आप पढ़कर लगाइएगा टिक, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उपरोक्त सभी पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खा वर्ड कौन से वर्ग में आता है? खा वर्ड कौन से वर्ग में आता है? दोस्तों खा वर्ड जो है आपके सा, यानी आपका राइट आंसर बनेगा सी, खा वर्ग में आता है। आगे देखते हैं, और दोस्तों का वर्ग के जो का वर्ग में जो वर्ड आते हैं उनका उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अंग्रेजी में कितने वर्ड होते हैं? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, अंग्रेजी में 26 होते हैं, राइट आंसर बनेगा आपका बी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। अर्थ की दृष्टि से जो दोस्तों शब्दों के प्रकार हैं वो हैं दो। पहला जो होता है आपका सार्थक, सार्थक शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर, और दूसरा जो होता है आपका निरर्थक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सार्थक और निरर्थक। तो इसलिए इसका राइट आंसर बनता है आपका सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार जो है 8 हैं, और ये प्रकार कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। देखिए, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला जो है आपका विधानवाचक वाक्य, दूसरा रहेगा आपका निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादिवाचक वाक्य, और पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक, और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। आप चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? अब प्रत्यय के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर बनेगा सी होगा। प्रत्यय जो है 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय, और जो दूसरा होता है वो तद्धित होता है, तद्धित प्रत्यय। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका सी हो जाएगा 2। टिक कर लीजिएगा इसे। आगे देखते हैं, या, रा, ला और वा व्यंजन है। ऑप्शन में है स्पर्श व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, और डी है इन ये सभी। दोस्तों ये सभी को पता होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी अंतस्थ व्यंजन। ये सभी कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। टिक कर लीजिएगा इसे, और आगे बढ़ते हैं। वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है वर्णमाला, बी शब्द, सी वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सभी को पता होना चाहिए ये। राइट आंसर आपका ए बनता है। आगे देखते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को जो है दोस्तों क्या कहते हैं? राइट आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। शब्द, बी वाक्य, और सी है आपका वर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। वर्णों के सार्थक समूह को जो है दोस्तों आपके शब्द कहा जाता है। राइट आंसर बनता है आपका ए। टिक लीजिएगा इसे, शब्द। आगे पाठशाला शब्द है। पाठशाला, ऑप्शन है योगरूढ़, बी है यौगिक, और सी है आपका रूढ़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका यौगिक शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है पाठ और शाला। पाठशाला शब्द जो है आपका यौगिक कहलाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, बी 2, सी 4, और डी है 1। तो दोस्तों रचना के अनुसार जो है वाक्य
तीन प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बनेगा आपका ए, टिक लीजिएगा इसे ए, 3। आगे देखते हैं, वाक्य के भाग हैं। ऑप्शन उद्देश्य, बी है आपका विधेय, सी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा उद्देश्य और विधेय दोनों बनेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। यानी आपका राइट आंसर जो बनता है सी होगा, दोनों। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खा ध्वनि है, ऑप्शन है महाप्राण, अल्प प्राण ध्वनि, और सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों खा जो है आपका महाप्राण में आता है, राइट आंसर बनता है आपका ए। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। का ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दोस्तों ऊपर बता चुके हैं, का ध्वनि का उच्चारण स्थान यानी जो के ग्रुप में, का ग्रुप में आते हैं उनका उच्चारण स्थान जो है कंठ है। राइट आंसर बनेगा आपका ए, याद रखिएगा। आगे है आ, ई, उ और ऋषि स्वर हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो है आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। राइट आंसर यहां से आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। दोस्तों ये भी आपको पता होगा, अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। राइट आंसर बनेगा आपका ए। और आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। ऑप्शन है ध्वनिलोप, और बी है आपका ध्वनि विकृति, सी है सुलेख विहीनता, डी है ध्वनि विपर्यय। तो राइट आंसर यहां से आपका जो बनेगा वो होगा सी, सुलेख विहीनता। टिक कर लीजिएगा इसे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। विराम चिन्ह को, ये दिया गया है जो आपका चिन्ह, इसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिए जा रहे हैं आपके, पूर्ण विराम कहते हैं, या आपका प्रश्न विराम, या अल्प विराम, या विस्मय सूचक विराम। दोस्तों ये जो है आपका, ये विस्मय सूचक है। राइट आंसर बनता है आपका डी। टिक लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, यहां पर जो कोमा दिया गया है आपको, इसे क्या कहते हैं। दोस्तों ये भी आपको पता होगा, ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप आराम से लगा सकते हैं। ये जो आपका अल्प विराम है, राइट आंसर बनता है आपका ए। आगे देखते हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या है। दोस्तों ये भी आपको पता होगा, राइट आंसर बनेगा बी, 52। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, 52। अगला है, दंतव्य व्यंजन का वर्ण ना किस वर्ग में आता है। दंतव्य व्यंजन का वर्ण ना किस वर्ग में आता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका होगा सी, ता वर्ग में आता है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आश्चर्य, हर्ष, शोक तथा उत्साह में प्रयोग होता है। दोस्तों ये भी आपको पता होगा, कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, कौन सा विराम। राइट आंसर बनेगा आपका सी, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला है कोष्टक चिन्ह है। दोस्तों यहां पर ये, यहां भी कोष्टक दिया गया है, ये सभी कोष्टक दिए गए, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी। टिक कर लीजिएगा इसे। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, इतिश्री के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों इतिश्री के लिए ये वाला चिन्ह यूज किया जाता है। राइट आंसर बनेगा सी। टिक कर लीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसका सेकंड पार्ट जो है दोस्तों कल अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। वहां आपको ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।